अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी 90वें राज्य अधिवेशन में सर्वसम्मति से नरेश उत्तम पटेल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव ने यह घोषणा मंच से की है। रामगोपाल ने बताया कि इस पद के लिए किसी ने आवेदन नहीं किया था, इसलिए नरेश उत्तम पटेल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। वहीं इस मौके पर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के कार्यकाल की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि हमारे बहुत सारे नेता इस बात को बार बार कहते हैं कि अपने लखनऊ में आपने बहुत कुछ काम किया है, रिकॉर्ड टाइम में हमने मेट्रो चलाई है, चर्चा होती थी कि नदियां कैसे साफ होंगी। अखिलेश ने दावा किया और यह कहा कि लखनऊ के अंदर गोमती को साफ करके समाजवादी सरकार ने दिखाया है। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज रोजगार और नौकरियों संकट इनका बना हुआ है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया उनका हनन हो रहा है। अखिलेश यादव ने मिशन 2024 को लेकर बातचीत करते हुए कहा है कि हमारा सपना है कि समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करेंगे। सपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक फैसला लिया था। हमने बहुजन समाज की ताकत को एक मंच पर लाने का काम किया है, हर स्तर पर त्याग किया, डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करने की कोशिश की थी। समाजवादी लोग बड़ी जीत चाहते थे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। आने वाले समय में जो भाईचारे की बात है, जो एकता की बात है, जो हमारे मिली जुली संस्कृति को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसको बचा करके हम प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम लोगों को जो भी संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले समय में पार्टी तय करके के हम लोग संघर्ष का रास्ता अपना करके इस सरकार के आगे हम लोग टकराने का भी काम करेंगे तो करने का काम करेंगे। और सपा के 90वें राज्य अधिवेशन कार्यक्रम को लेकर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव पर ट्वीट कर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले साल 2014, फिर साल 2017 और उसके बाद 2019 और उसके बाद 2022 में आज के बाद अब नया विहान नहीं है, मार्ग अवसान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सपा ने आज अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया और प्रदेश की कमान फिर से नरेश उत्तम पटेल को दे दी गई है। और शिवपाल ने अखिलेश के इस कदम को सपा के चुनाव में लगातार हार का कारण भी बताया है। और वह इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की आतंकी फंडिंग और अन्य गतिविधियों के चलते देश में 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पीएफआई एक कट्टरपंथी संगठन माना जाता है। साल 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एनआईए जांच में इस संगठन के कथित रूप से हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की बात यह सामने आई थी। एनआईए के डोजियर के मुताबिक यह संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। यूपी समेत 7 राज्यों में 230 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं आजमगढ़ दीदारगंज विधानसभा के कोरागहनी में सावधान सभा में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर और अपने पुराने अंदाज में सपा बसपा को आड़े हाथों लेते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि गढ़ को मनाने वालों को आगामी चुनाव आते ही वो गड्ढा बना देते हैं। जेल में बंद हुए विधायक से मिलने के लिए आजमगढ़ चले आते हैं, बिरादरी में निमंत्रण करने चले जाते हैं, केवल बिरादरीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। राजभर ने यह भी कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए गढ़ मानने वालों को पता चल जाएगा कि एक पक्षीय जातिवाद करने वालों की जनता जबरदस्त उनको जवाब भी देगी। नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं। बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरह में जाकर मिलकर चले जाते हैं। फिरोजाबाद जाते हैं, अपनी बिरादरी की तरह में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। अगर आप जेल में एक अपनी जाति से मिल रहे हो तो बरेली का विधायक भी जेल में बंद है, आजम खां जी भी जेल में बंद थे, तो उनसे क्यों नहीं मिलते? क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ ये लोग नहीं रहते हैं। आप बताइए, आप जहाँ खड़े हैं, ये जिधर सत्ता उधर।
विश्व हिंदू परिषद के नेता राजकमल गुप्ता ने सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है और पीएफआई के समर्थन में दिए गए बर्क के बयान पर राजकमल गुप्ता ने कहा है कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और इसका समर्थन करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जो एक आतंकवादी होती है, जो आतंकवादी की सजा होती है, वही सजा मिलनी चाहिए। राजकमल गुप्ता ने यह भी कहा है कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर रहना है तो भारत माता से प्यार करना होगा, इस देश से भी प्यार करना होगा। देता हूं, जो देश में के हित में काम होंगे वो तत्काल सुरक्षा बल उनको निर्णय करेंगे और वो काम करेंगे। अब वो सरकार नहीं रही कि अपना जो कर दिया वो हो गया। अब हिंदुस्तान की धरती के ऊपर यदि अगर रहना होगा, भारत माता को प्रेम करना होगा, भारत माता को, इस देश को प्यार करना होगा, इस देश की गद्दारी अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अब वो सरकार नहीं है। मैं अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने एक झटके के अंदर सारा नेटवर्क नेस्त नाबूद कर दिया। और वहीं अलीगढ़ में थाना रोरावर क्षेत्र में गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित करने के बाद चर्चा में आई मुस्लिम महिला के घर के बाहर विवादित पोस्टर लगने का मामला सामने आया है। पोस्टर पर लिखा है कि रूबी आसिफ काफिर बन गई हैं, पूजा करती हैं, हवन करती हैं, वंदे मातरम कहती हैं, इसे इस्लाम से खारिज कर दो और परिवार सहित जिंदा भी जला दो। आपको बता दें कि मामला तब सामने आया जब मुस्लिम महिला ने भगवान गणेश की मूर्ति के बाद अब घर में मां दुर्गा की मूर्ति भी स्थापित कर ली है। रूबी आसिफ खान पूरे घटनाक्रम पर बेखौफ नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नए घर में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी और तब भी मेरे खिलाफ पहले की तरह फतवे जारी हुए हैं, लेकिन मैंने घर में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की है और 9 दिन का व्रत भी रखूंगी। आज सुबह थाना रोरावर पर रूबी आसिफ निवासी रोरावर द्वारा पुलिस को सूचित किया गया कि उनके घर पर किसी ने धमकी भरा लेटर चिपका दिया है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत थाना रोरावर पर किया गया है तथा तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और वह रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी के तमाम दावों के बावजूद ट्रेनों की पेंट्री कॉर में खान पान के नाम पर यहां पर अवैध वसूली थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पेंट्री कारों में यह अवैध वसूली का मामला सामने आया। हर स्तर पर शिकायत के बावजूद यात्रियों से ठगी का खेल यहां पर जारी है। पेंट्री कारों में नाश्ते और खाने तक के दोगुने दाम वसूले जा रहे हैं। जनता टीवी ने अमरनाथ एक्सप्रेस, पंजाब मेल और सियालदह एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों में पैसेंजर से हकीकत का पता पूछने की कोशिश की और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रेल नीर 15 की जगह 20 रुपए में बेची गई है, चाय 7 की जगह 10 रुपए में यहां पर दी जा रही है और 80 रुपए के वेज मील को 120 रुपए में बेचा जा रहा है। ट्रेनों की पेंट्री कारों में अवैध वसूली नहीं थम रही है। ज्यादातर ट्रेनों में 20 रुपए का मिनरल वाटर बिक रहा है, जिसकी वास्तविक कीमत केवल 15 रुपए है। 80 रुपए का खाना 100 रुपए में बेचा जा रहा है। यात्री परेशान हैं, शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई उनका समाधान नहीं हो रहा है। इस समस्या को लेकर इस समय लखनऊ की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने लगातार अभियान चलवा रखा है। कई ट्रेनों में पेंट्री कार में छापे डाले गए हैं, जिनमें अवैध वसूली की जानकारी भी मिली है, जिन पर जल्द ही कार्रवाई भी करने की उम्मीद की जा रही है। फिर भी देश भर की ज्यादातर ट्रेनों में स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। अब देखना यह है कि इस पर कब तक रोक लग पाती है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं ताजमहल के आसपास व्यवसाय करने वाले दुकानदारों की आपसी कंपटीशन का यह पूरा मामला है। जानकारी के मुताबिक ताजमहल के पश्चिमी गेट पर एडीए की बनाई गई मार्केट के दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इस आदेश को लेकर क्षेत्रीय दुकानदारों ने अपनी बात भी रखी है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ताजमहल के आसपास करीब 500 से ज्यादा होटल्स, एम्पोरियम और दुकानदार प्रभावित हो रहे हैं और इनकी रोजी रोटी पर भी अब संकट गहरा गया है। इन दुकानदारों का कहना है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात सुप्रीम न्यायालय तक वो पहुंचाना चाहते हैं। अपने अपने स्तर से वकील के संपर्क से वो अपनी बात पहुंचाएंगे ताकि न्यायालय तक वो अपनी बात को पहुंचा सकें और इसका समाधान भी निकाला जा सके। नुकसान भैया क्या, यहाँ कोई
400-500 लोग तो रहते नहीं है, हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, उनके हजारों तादाद में बिजली व्यवसाय जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? ये फावड़ी नगर वगैरह का ये मतलब सरकार, इनसे पुरानी सरकारें आई थी, उन्होंने भी वादे किए थे हम फावड़ी नगर को मतलब यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, वहां पर कारोबार देंगे। तो वो बेचारे हटा तो दिया लेकिन उनको कारोबार नहीं दिया। तो ऐसे ही यहाँ की गतिविधि बंद हो जाएंगी तो यहाँ पर क्या, दुकानदार अभी तो दुकान लगा के बैठा है, फिर इनके बच्चे क्या क्या करेंगे? ठेल ढकेल लगाएंगे इनको, मतलब जी सुबह देता है। ताजमहल के आसपास 500 मीटर की परिधि में बहुत सारे व्यावसायिक एवं रिहायशी एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि बुरी तरह से इससे प्रभावित होंगे और पूरा ताजगंज क्षेत्र इस निर्णय से प्रभावित हो जाएगा और ये बहुत ही दुखद होगा क्योंकि लोगों का रोजगार, रोजी रोटी उजड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने पहले फाउंडी नगर को तबाह किया, अब ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में आप जो ये दुकानें देख रहे हैं इस पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। सोमवार को आए आदेश के बाद अब ये सभी दुकानदार यहाँ से आने वाले समय में दुकान को समेटना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है। और जो यह मामला है वो दो लोगों के बीच में है, क्योंकि यहाँ ये समय मैं हूँ, पूर्वी गेट है और आप पीछे ताजमहल का ये पूर्वी गेट है, इसके पीछे एक पश्चिमी गेट भी है। पश्चिमी गेट के दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में गए और यहाँ की दुकानों को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया कि ये दुकानें अवैध हैं और ये अवैध रूप से संचालित है, यहाँ ताजमहल को खतरा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 2020 का ये मामला था और अब उसमें एक दोबारा सुनवाई हुई और 2020 के इस मामले को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि इसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं जा सकती और इसमें बड़े बड़े 5 सितारा होटल भी शामिल है। और 2 कदमों की दूरी पर ही यहाँ पर अमर विलास होटल है जो को 5 सितारा होटल में जिनकी गिनती है। क्या आगरा विकास प्राधिकरण सरकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर आधारशिला रख पाएंगी? क्या उस पर ही चाबुक चलेगा? ये बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तमाम 5 सितारा होटल हैं, यहाँ पर तमाम जो आप दुकानदार देख रहे हैं, यहाँ पर उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। हजारों लोग यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हर बार सरकारें दावा करती हैं कि इनको विस्थापित करके एक नई जगह उपलब्ध कराई जाएगी, वहां पर ये अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें उत्तर प्रदेश और भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का आज तक पालन नहीं हुआ है, अनुपालन नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले के बाद में जो ये लोग तबाह होंगे, बर्बाद होंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कोई कार्रवाई करेगा? ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। और हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। जीत रहे प्रत्याशियों में लगातार उत्साह भी देखने को मिल रहा है, तो वहीं हारे हुए प्रत्याशी मायूस होकर लौट रहे हैं। वहीं पथरी के फूलगढ़, शिवगढ़ और साथ ही आपको बता दें कि शराब कांड के आरोपी महिला प्रत्याशी ने प्रधान का चुनाव जीत लिया है। शिवनगर ग्राम प्रधान सीट से महिला प्रत्याशी बबली देवी ने 1 वोट से जीत हासिल की है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि भादराबाद ब्लॉक के शिवनगर ग्राम पंचायत में 10 प्रत्याशी मैदान में थे। यह सीट पिछड़ी जाति महिला के लिए आरक्षित थी। बबली देवी को 859 और स्वाति चौहान को 858 वोट मिले हैं। 3370 वोटर में से 2737 ने मतदान किया था और इनमें से रिकाउंटिंग भी करानी पड़ी है। जैसे जैसे प्रत्याशी इस चुनाव में जीत कर हासिल कर रहे हैं जीत, वैसे वैसे प्रत्याशियों के समर्थक ढोल नगाड़ों के थाप पर थिरकते में नजर आ रहे हैं। ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों को जुलूस की शक्ल लेकर गांव वो पहुंच रहे हैं। हरिद्वार जिले के 6 ब्लॉक में अभी तक प्रधान ग्राम पंचायत के करीब 100 प्रत्याशी विजय हुए हैं और लगभग 218 प्रधान पद के प्रत्याशियों का अभी परिणाम आना बाकी है। और भारत सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है। पिछले साल हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद यह पोस्ट खाली पड़ी थी और इसके बाद अब करीब 10 महीने बाद सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को साल 1981 में सेना की 11 गोरखा राइफल्स कमीशन उनको दिया गया था। मेजर जनरल के रैंक में चौहान ने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान उन्होंने संभाली थी और बाद में लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान भी संभाली और सितंबर 2019 से पूर्वी
कमान के जनरल ऑफिसर्स कमांडेंट इन चीफ भी वो बने हैं। तो करीब 10 महीने बाद नए सीडीएस की नियुक्ति की गई है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिवार के लिए मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इस दौरान अंकिता के परिवार वालों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की थी। हालांकि सीएम जल्द ही न्याय का भरोसा उन्होंने दिया है। और साथ ही हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी पीड़िता के परिजनों को विधायक निधि से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कांग्रेस नेताओं ने गांधी पार्क के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस की मांग है कि अंकिता भंडारी केस की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की देरी से अपराधियों को जो सबूत मिटाने का मौका मिल गया है, जिसके लिए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से परिवार को दी गई 25 लाख की आर्थिक मदद को खैरात उन्होंने बताया है। मदद को बढ़ाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। जो आशंका है वो ये है कि उस वीआईपी का नाम या तो वो बेटी जानती थी या ये मुजरिम जानते हैं। जिस प्रकार से सरकार बहुत ही जल्दबाजी में सबूतों को नष्ट करने के पीछे पड़ी, उससे ये शक प्रतीत होता है, ये शक होने लगता है कि वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति ऐसा है जो उत्तराखंड की सरकार पर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सरकार को प्रभावित कर सकता है। अंकिता के हत्यारों को सजा तभी मिल पाएगी जब साक्ष्य बचेंगे। साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं, समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया है ताकि जो चहेते हैं हत्यारों के, अंकिता के हत्यारों के, उनको साक्ष्य नष्ट करने का मौका मिल जाए। गिरफ्तारी में देरी हुई, ये सारे जो है बहुत बड़े सवाल हैं, जिन सवालों का पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जवाब मांग रहा है। भाई सीबीआई की जांच की मांग इसीलिए करे कि इसमें हाई प्रोफाइल व्यक्ति किसी को बचाने की कोशिश हो रही। जिस जल्दीबाजी से डोजर चलाया गया, जैसे वहां आगजनी की गई, सबूत मिटाने की कोशिश भी, और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और उसके लड़की के पिता की कन्वर्सेशन, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, उसको किस नियत से टेप किया गया और किस तरीके से उसको सार्वजनिक किया गया, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। ये भी एक पहलू है देखने का। देखिए, सवाल एकजुटता का है, तो एकजुटता का सवाल नहीं है आज। सवाल है कि न्याय का, इंसाफ का, और हर व्यक्ति चाहे कोई हो, धर्म, समाज, मजहब की बेड़ियों को तोड़ते हुए इस मुद्दों पर, इस हत्या के लिए आक्रोशित है और न्याय चाहता है। उठाएंगे सर। और वही अंकिता हत्याकांड पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को बीजेपी ने राजनीतिक करार दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि कांग्रेस अंकिता के मुद्दे की आड़ में केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस इसके लिए अपना रास्ता तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वो सभी काम जो सरकार को प्राथमिक उस पर करने चाहिए थे, वो सब कर दिए हैं। और सरकार की प्राथमिकता ये है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कि जो अपराधी है, जिन्होंने अपराध किया है, उनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के माध्यम से वो अंतिम सज़ा जो कानून की है, वो सज़ा होनी चाहिए। और उसके लिए निश्चित तौर पर मैं खुद भी, स्वयं भी आश्वस्त हूँ कि उन लोगों ने जिन्होंने अपराध किया है, जो ये दरिंदगी की है, निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।